रोहतक में आयोजित युवा सदस्यता ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हजारों छात्र बीजेपी में हुए शामिल। कहा, आप ऐसे विचार से जुड़ रहे हैं जिसके कार्यकर्ता दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का हुआ गठबंधन। जजपा 70, आसपा 20 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा में भाजपा नेता किरण चौधरी निर्विरोध चुनी गई राज्यसभा सांसद। रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया प्रमाण पत्र। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने नहीं उतारा कोई भी उम्मीदवार। और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने रानिया में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। विधानसभा चुनाव में इनेलो और बसपा की बहुमत से सरकार बनने का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आज रोहतक स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या इस समारोह में प्रमुख तौर पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश भर के 1000 से ज्यादा युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी समारोह में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के जरिए देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका है। हरियाणा में युवाओं को मौजूदा समय में पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिल रही है, जबकि साल 2014 से पहले युवा हताश और निराश हो गए थे। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। अब भाजपा की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने खेल के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने युवाओं से राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं में उत्साह है। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में संकल्प वैन भेजिए, जिसके माध्यम से युवाओं से संबंधित जो भी सुझाव आएंगे उन्हें संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए आप राजनीति के अंदर भी हिस्सा लीजिए। हमारा युवा खेलों के अंदर भी हिस्सा लेता है और भाइयों उद्योग लगाने में भी हिस्सा लेता है और राजनीति के अंदर भी आप जुड़ेंगे और जुड़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तो उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं कि मेरे परिवार की कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी राजनीतिक। नहीं तो हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर तो युवाओं का भविष्य भी अंधकार के अंदर रहता है। लाखों युवाओं का जीवन बर्बाद करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के सोचती है कि हमारा अगर कोई आगे कोई नेता आएगा तो वो युवा मोर्चा से आएगा। वो कौन से विभाग से आएगा? वो किसान मोर्चा से आएगा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को दिए गए संबोधन का खास तौर पर जिक्र किया, जिसमें सामान्य घरों के 1 लाख से ज्यादा युवाओं के राजनीति में आने की बात कही गई थी। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 90% युवा सामान्य परिवार से आते हैं। भाजपा में अच्छे और काम करने वाले युवाओं को पूरा मौका मिलता है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, यह भाजपा में ही संभव है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि आज भाजपा में शामिल होने वाले सभी युवाओं को पूरा मान सम्मान मिलेगा। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने का दावा भी किया। नीति प्रवेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा को बदलने के लिए और पूरे देश को बदलने के लिए। मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ उपस्थित 1000 से ज्यादा छात्र नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में इनको शामिल करने के लिए बधाई देता हूं। ऐसे चुनाव के समय में आप सब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको पार्टी में पूरा मान सम्मान देते हुए आपकी पूरी राजनीतिक भागीदारी जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से आप जुड़ने के लिए आए हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको पूरे मान सम्मान के साथ पार्टी में उचित महत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो प्लेटफॉर्म आपने चुना है इसमें पूरा काम करने का आपको मौका मिलेगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहतक से दीपक खोखर जुड़ रहे हैं। दीपक, पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है बीजेपी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में ही चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और आज युवा सदस्यता अभियान जो है वो चलाया गया। रोहतक, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, तो रोहतक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। ये काफी महत्वपूर्ण, एक दिन पहले ही भाजपा के चुनाव प्रबंधन कार्यालय की शुरुआत हुई थी और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सदस्यता अभियान ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री आज लगातार दूसरे दिन मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने युवाओं से राजनीति में आने की खास तौर पर वकालत की। साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का जिक्र किया जो युवाओं के लिए खास तौर पर बनाई गई है। वहीं अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि रोहतक जिले को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद किलोई से विधायक हैं, इसके अलावा रोहतक और कलानौर से भी कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सफलता मानी जा सकती है। जी राजेंद्र। दीपक, रोहतक विधानसभा सीट 9 विधानसभा क्षेत्र सीटें इसमें आती हैं और सिर्फ एक किलोई जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी 2014 में और एक निर्दलीय विधायक, और उसके अलावा 7 सीटें कांग्रेस के खाते में पिछली बार की अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें। और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए इस बार के, तो 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त रही थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से सांसद बने। तो अब कितनी चुनौती आप मानते हैं बीजेपी के लिए यहाँ पर, अगर बीजेपी कुछ अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? और देखिए, बीजेपी की तरफ से पूरे इस चुनाव को लेकर पूरे चुनौती के तौर पर माना जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से तकरीबन 3.5 लाख से जीते थे। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा में सभी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। वहीं रोहतक की बात की जाए तो रोहतक जिले में 4 विधानसभा सीट में, जिनमें फिलहाल 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और एक महम से निर्दलीय विधायक है। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से इसे कम नहीं ले रही है और खास तौर पर बीजेपी के जितने भी नेता आए हैं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही निशाने पर लिया है। उनका निशाना यही है कि कम से कम यहां से बीजेपी 2014 की तरह एक सीट तो कम से कम निकाल ही ले। इसके अलावा बाकी सीटों को भी वो चुनौती के तौर पर मान रही। हाँ दीपक, यहाँ पर जो दावेदार हैं उम्मीदवारी के, विधानसभा की उम्मीदवारी के दावेदार कितने लोग सामने आ रहे हैं और क्या पिछली बार जिन पर बीजेपी ने दांव खेला था उन्हीं पर इस बार भी दांव खेला जाएगा या कुछ नए उम्मीदवार चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है? इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अगर इस बार की बात की जाए तो बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है, क्योंकि जो पिछली बार का जो चुनाव परिणाम रहा था उसमें बीजेपी को एक भी रोहतक जिले में सीट नहीं आई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर यहां पर दांव खेल सकती है। जी राजेंद्र। ठीक, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक में सरगर्म हो रही है बीजेपी और आज बाकायदा युवा सदस्यता अभियान चलाया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। आज दिल्ली में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों संगठन प्रदेश की सभी 90 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। काशीराम और चौधरी देवीलाल जैसे 2 महापुरुषों के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाला यह गठबंधन हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन युवा सरकार बनाने और जनता के सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। जल्दी टिकटों का बंटवारा भी होगा। जजपा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी
जीतेंगे भी। और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़ पाए। उधर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जजपा के साथ मिलकर हमारा गठबंधन हरियाणा को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति के सरोकारों को पूरा करने के लिए जी जान से काम करेगा। एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज आगे बढ़े, उनको भी अपने साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे, जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान, किस कमेरे की बात मजबूत। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब होंगे। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी निर्विरोध सांसद चुन ली गई हैं। आज रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें राज्यसभा सीट से निर्विरोध सांसद का प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। किरण चौधरी ने जनसेवा का अवसर देने पर भाजपा की शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और जनहित के मुद्दों को संसद में उठाकर उनका समाधान करवाने का भरसक प्रयास करती रहूंगी। बता दें कि 20 अगस्त को भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था। 21 अगस्त को उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इस कारण से किरण चौधरी का निर्विरोध राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया था। इससे पहले किरण ने भिवानी के तोशाम से कांग्रेस विधायक के पद से इस्तीफा दिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। किरण चौधरी ने बेटी श्रुति चौधरी की भिवानी मंदिरगढ़ सीट से टिकट कटने के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद 2 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। हरियाणा की ये राज्यसभा सीट रोहतक से लोकसभा चुनाव जीते कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक का था। विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने कल पंचकुला के सेक्टर 5 में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने 10 साल बेमिसाल पुस्तिका का विमोचन कर अपने कार्यकाल का ब्यौरा रखा। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में पंचकुला में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। शहर में करीब 100 बड़ी परियोजनाएं सिरे चढ़ी हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलों का निर्माण और सड़कों का जाल बिछाकर लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी की गई। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सम्मुख रखना चाहिए। जिले में 1,150 करोड़ से नेशनल हाईवे 73 बना है, जिससे पंचकुला से यमुनानगर तक की दूरी कम हुई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग समेत क्षेत्र में 1162 करोड़ से नई सड़कें बनी हैं। 500 करोड़ से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित हो रहा है, जिसका 90% काम पूरा हो चुका है। सेक्टर 23 में 10 एकड़ भूमि पर 200 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बना। सेक्टर 6 का सिविल अस्पताल 100 बेड से बढ़ाकर 500 बेड का किया गया। हमने पंचकुला के अंदर 11 कम्युनिटी सेंटर बनवाए इसी साल। उसको हमने एक काम माना। हमने कहा कि 50 नए ट्यूबवेल लगे। अगर एक एक ट्यूबवेल की बात करें कि इस गांव में ये ट्यूबवेल लगाया, हमने इसमें ये ट्यूबवेल लगाया, तो वो संख्या बहुत ज्यादा कई सैकड़ों में पहुंच जाएगी। लेकिन हमने उसको एक ही काम माना। 100 ये है हमने जो हमारे शहर के काम है, और जो 19 पंचायतें हैं, उन पंचायतों के अंदर और जो दूसरे गांव अपने पंचकुला विधानसभा में है, उसकी सूची हमने अलग से जारी की है। जो पंचकुला का 30 साल का कांग्रेस का कबाड़ है, कूड़ा है, उसको हटाने का काम हमारी नगर निगम कर रही है। 32 करोड़ रुपए का टेंडर, आधे से ज्यादा सेक्टर 23 के अंदर जाकर के देखिए कि जो एक पहाड़ बन गया था, और वो 30 साल का कूड़े का पहाड़ कांग्रेस ने बनाया था, हमने नहीं बनाया था।
इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कल रानिया हलके में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में इनेलो और बसपा की बहुमत से सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। सिरसा जिले में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने में प्रदेश सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि सिरसा में नशे पर रोक तब लगती जब हल्के का मंत्री नशे पर ध्यान देता। बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी, वहां कांग्रेस को सत्ता से दूर करेगी और किसान और मजदूर की सरकार बनाएगी। नशे पे रोक तब लगती यहाँ का मंत्री जो है वो इस बात पे ध्यान देता है। ये तो मैं विधानसभा का सदस्य हूँ और मैंने समय समय पे इन चीज़ों को उठाया। अदरवाइज हालत ऐसी है कि प्रदेश की सरकार के बहुत सारे लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं, जिनमें मंत्री के पदों पर बैठे लोग भी हैं। हमारा राज बनने के बाद जो लोग इस कारोबार में शामिल हैं उन्हें सजा मिलेगी। वहीं इनेलो नेता कांता चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। रानिया के लोग चाहते हैं कि उनका विधायक युवाओं का भला करने वाला, लोगों के बीच में रहने वाला और जनहित के मुद्दे उठाने वाला होना चाहिए, जिसमें अर्जुन चौटाला पूरी तरह से फिट बैठता है। लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार उन्हें युवा उम्मीदवार मिले जो मेहनती भी हो, उनके बीच में रहने वाला हो। तो उसके लिए अर्जुन पूरी तरह से तैयार है और लोगों की सेवा करने का उसके मन में जज्बा है और पूरी तरह से वो समर्पित है यहाँ की जनता के लिए। मेरी तो दुआ रहेगी कि मेरे बेटा भारी बहुमत से जीते, बेटा भी जीते, पति भी जीते। इसीलिए आज मैं बेटे को आशीर्वाद देने आई हूँ। चौटाला साहब की सरकार थी तो हरियाणा में कई नशा नाम का किसी ने शब्द नहीं सुना था, लेकिन ये इस तरह का नशा कभी आया नहीं था हमारे हरियाणा में। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर हरियाणा की सियासत गर्माती जा रही है। प्रदेश के कई राजनीतिक दलों ने कंगना के इस बयान को लेकर आपत्ति जताई। इसी कड़ी में जींद में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी के नेता वजीर ढांडा और निशात देशपाल ने कहा कि भाजपा सांसद ने किसानों के प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जिसके विरोध में आज पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। कंगना रनौत देश की सबसे बड़ी पंचायत की सांसद हैं। उन्हें ऐसे असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके बयान से समाज के सभी वर्गों में गहरा रोष व्याप्त है। हालांकि गत दिवस से ही भाजपा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि ये बीजेपी पार्टी की सोच नहीं है। आज मैं मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए सबसे पहले तो, और भारतीय जनता पार्टी को और उनको दोनों को सारी की सारी हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में अगर बस दुर्घटना घट जाती है, 10-12 कैजुअलिटी हो जाती है, उसके लिए तो मंच पर आकर संवेदना प्रकट करते हैं। मणिपुर जैसे हमारे देश में इतनी हमारी महिलाओं की हत्या होती है, एक शब्द भी नहीं बोलते। बीजेपी कंटिन्यूअसली हमारे प्रति जहर उगलती रही है और उनमें से एक कंगना जी हैं जो जिनको पता ही नहीं है, जो होशो हवास में कभी अपने बयान ही नहीं देती हैं। आम आदमी पार्टी यही मांग करती है कि इसको रोका जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं आज कैथल में भी भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि देश की जनता का पेट भरने वाले किसानों के खिलाफ भाजपा सांसद के बयान से किसानों सहित आम आदमी में गुस्सा है। कंगना रनौत ने ऐसा बयान देकर अपनी कमजोर मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और भाजपा को अपनी पार्टी की सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनके बारे में ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। मैं जो किसानों के बारे में ऐसा बोल सकती है वो देश के संविधान की क्या बोलेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कंगना रनौत को अपना पद छोड़ देना चाहिए और बीजेपी को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जब चुनाव सिर पर हो और किसान जैसी कमेरी कौम को जो पूरे देश के लोगों का पेट भरती है, इस तरह की घटिया बातें कहना कोई छोटी बात नहीं होती। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ये अछूती नहीं हो सकती बातें। कंगना रनौत ने जो किसानों के ऊपर अभद्र
टिप्पणियां की है, उनके ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाया है, उनको खुद को अपने गिरेबान में, मेरा मानना है कि खुद को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। इस देश का किसान इस देश की जनता का, लोगों का पेट भरने का काम करता है। हरियाणा सिख एकता दल ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दल के एक सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सिख समाज की ओर से हरियाणा की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नाम यह खुला पत्र लिखा गया। इस पत्र के माध्यम से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 1966 में जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया तो बहुत बड़ी तादाद में सिख समुदाय हरियाणा प्रदेश का हिस्सा बना और तब से लेकर अब तक हरियाणा प्रदेश की प्रगति में सिख समुदाय का उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी के लिए सर्वाधिक कुर्बानियां करने वाले सिख समाज में और देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए अपने बेटों का लहू देने वाले सिख समाज में हरियाणा का सिख समाज भी शामिल है। हरियाणा प्रदेश के सिख समाज ने खेतीबाड़ी, उद्योग के विकास, रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है और सिख समाज सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समुदाय माना जाता है। लेकिन 1966 से लेकर अब तक हरियाणा के सिखों को हमेशा हाशिए पर रखा गया और उनकी जायज़ मांगों को भी नज़रअंदाज किया जाता रहा। लेकिन अब हरियाणा का सिख जागरूक होकर अपनी सभी संवैधानिक और जायज़ मांगों की पूर्ति के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने और मांगे ना मानने जाने पर संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। बाकी जब चुनाव, ये संविधानिक इस टाइम संविधानिक चुनाव होने जा रहे हैं, कोई प्राइवेट संस्था के चुनाव नहीं है, ये संविधानिक संस्था इस टाइम बन चुकी है। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जिहड़ियां वोटां ने वो भी बकायदा BLO अपॉइंट करके घर घर जाके सिखां दे ये वोटां बनाईयां जाण ताकि साडी ज़्यादा जिहड़ी गिनती जिहड़ी वोटां ने वो बन सकन। फरीदाबाद के एक निजी स्कूल में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने भाग लिया और नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। इस मौके पर दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार ने कहा कि जहां हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने का प्रयास कर रही हैं, वहीं आप लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। यह कार्यक्रम मेरे लिए एक अभिभावक, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी मेकर के रूप में बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के लिए एक ऐसा वरदान है जिससे वह अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को आवश्यकता के अनुसार बना सकता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक बनाने के साथ साथ भारत की प्राचीन परंपरा के साथ आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन समाचार एक राष्ट्रीय लोक प्रसारक होने के नाते शिक्षा और जागरूकता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और समय समय पर छात्रों की सफलता की कहानियों को भी प्रसारित करता है। शिक्षा एक ऐसा वरदान है जिससे वह अपने भूत, वर्तमान, भविष्य को आवश्यकता के अनुरूप बना सकता है। हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा तंत्र को केवल आधुनिक ही नहीं बनाना है, जैसे हम अभी आप महानुभावों ने बताया भी, बल्कि इससे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को समाहित करते हुए इसे आगे बढ़ाना है। भारतीय शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है सदाचार पूर्वक अपने धर्म का आचरण करना। उपनिषद में कहा है, सत्यम वद, धर्मम चरः, स्वाध्यायन मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कुल मिलाकर अपने धर्म अर्थात अपनी ड्यूटीज का पालन करना। शिक्षक है तो शिक्षक धर्म का, छात्र है तो छात्र धर्म का, अधिकारी है तो अधिकारी धर्म का। अपने अपने दायित्व का ठीक तरीके से निर्वहन करना ही परम धर्म है। कार्यक्रम के आयोजक रिचपाल चौहान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के साथ साथ उनकी चौमुखी विकास करना है। वहीं इस मौके पर विभाग अध्यक्ष शिक्षा NCERT के प्रोफेसर शरद सिन्हा और राष्ट्रीय संयोजक विश्वविद्यालय शिक्षा की संयोजक श्रीमती अनिता शर्मा भी हाजिर रही। और भारत में भारतीयता को स्थापित करेगी। बगैर शिक्षा नीति के जो है भारत पाश्चात्य की तरफ जाता चला जाएगा और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये केवल भारतीय को भारतीयता में स्थापित करने के लिए नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो बनाई गई है
जो कि इस नीति के क्रियान्वयन में बहुत अधिक भूमिका, टीचर्स को एक तरीके से गाइडलाइंस देती है कि किस प्रकार से इस नीति का क्रियान्वयन होना है हमारे क्लासरूम में। उस दिशा में ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है। बहुत बार लोगों से पूछने पर कि आपने शिक्षा नीति पढ़ा है, तो जवाब यही सुनने के लिए मिलता है कि शायद मुश्किल से 10% लोग होते हैं उस पूरे सभागार में जो कहते हैं कि हमने पढ़ा है। तो पहले तो पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है कि उसमें लिखा क्या है, तब तो हमको पता होगा कि हमारा इस समय पे कर्तव्य क्या है और उस कर्तव्य का निर्धारण फिर कैसे हो और उसको कैसे पूरा किया जाए। क्रॉस कटिंग थीम्स दिए गए हैं। क्रॉस कटिंग थीम का मतलब है कि जो ऐसे विषय हैं जो कि हर विषय का हिस्सा बन सकते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ गई। सभी जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि हरियाणा में अगले 2-3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में अब तक 17% बारिश की कमी दर्ज की गई है। अधिकतर जिलों में अभी तक खंड वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि बादल छाए रहने से दिन के तापमान में कमी और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में होने का अनुमान है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मानसून की सक्रियता घटेगी, लेकिन उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकतम जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह बारिश धान की फसल के लिए लाभदायक रहेगी। किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बादल छाए रहने से कपास की फसल में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कीट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह मुताबिक कृषि कार्य करें। हरियाणा में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में फिर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। भारी बारिश की तो अभी नहीं कोई ऐसी चेतावनी नहीं है। ये 30 अगस्त तक रहेगा, परंतु उसके बाद में 31 अगस्त और 1 सितंबर को थोड़ी बारिश में कमी रहेगी, परंतु 2 सितंबर के बाद फिर से अच्छी बारिश की फिर दोबारा संभावना बन रही है। किसान भाइयों के लिए है कि अभी धान की जो फसल है, क्योंकि अभी हरियाणा में जितनी अच्छी बारिश होनी थी उतनी अच्छी बारिश तो नहीं हुई, परंतु अभी उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी। जो धान की फसल के लिए अभी पानी की जरूरत रहती है तो वो फायदेमंद रहेगा। और नरमा कपास में क्योंकि अभी नमी की मात्रा बढ़ेगी और बादलवाई रहेगी तो वहाँ कीट रोग का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। तो किसान भाई जो वैज्ञानिक और जो नज़दीकी कृषि अधिकारी है उनकी सलाह के अनुसार कृषि कार्य करें। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री इस मौके पर डॉक्टर आनंद स्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान भी देंगे। इस साल के व्याख्यान का विषय नया आपराधिक कानून नागरिक केंद्रित सुधार है। वो 2023 और 24 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। समारोह के दौरान गृह मंत्री नए आपराधिक कानून के बारे में ब्यूरो की पत्रिका इंडियन पुलिस जर्नल के विशेषांक का विमोचन भी करेंगे। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पुलिस व्यवस्था में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रमुख वैचारिक संगठन के रूप में काम करता है। इस संस्थान का प्रमुख लक्ष्य पुलिस की नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करना है। इसके अलावा ब्यूरो नागरिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण में सहायक प्रौद्योगिकी की खोज करने, पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हरियाणा में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग खिलाड़ी भी देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। ऐसा ही जुनून पंचकुला निवासी उषा शर्मा का है, जो 86 साल की उम्र में क्रिकेट, बैडमिंटन और अन्य खेलों में भाग लेती हैं। उन्होंने इसी साल 22 और 23 जून को सिंगापुर मास्टर्स ट्रैक एंड फील्ड एसोसिएशन की तरफ से आयोजित स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते। पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड से सेवानिवृत्त है और उन्होंने हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश, विदिशा, जयपुर, पंचकुला में दक्षिण में हुई अनेकों राष्ट्रीय मास्टर्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। उषा ने बताया कि 60, 80, 100, 200 मीटर शॉट पुट, डिस्कस थ्रो में कई मेडल हासिल किए। बैडमिंटन में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। पैशन था कि मैं सैर करनी है, तो मैं सैर को ही अपना पैशन बना के सैर करती रही। कि एथलेटिक्स के अलावा भी मेरा बैडमिंटन में भी रिकॉर्ड है। मैंने बैडमिंटन के भी नेशनल में खेले हैं कि मैं 100 मीटर, 80 मीटर, 200 मीटर और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में तो मैं भाग लेती ही रही हूँ और कई मेडल भी, जैसे मैंने आपको बताया, लिए हैं। इसके अलावा भी मैं कॉलेज के टाइम में
बैडमिंटन खेलती थी, मैंने उसके पे भी ध्यान दिया और उसमें पार्ट लेना शुरू किया है। नेशनली हमने 3 विशाखापट्टनम, गोवा और जयपुर में भी पार्ट लिया, तो वहाँ पे भी मेडल्स लिए हैं। उन्होंने बताया कि वे खाली समय में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़कर लोगों को नशा मुक्ति, वृक्षारोपण और मतदान करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हैं। उन्होंने सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देते हुए कहा कि जो भी कार्य करे उसे पूरी लगन के साथ करें। मैंने बहुत से क्लब ज्वाइन किए हुए हैं और जब भी मुझे उसमें हम बहुत से सोशल वर्क करते हैं, जैसे अवेयरनेस, औरतों को अवेयरनेस कराना कि आपके हक क्या हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए कि आपको क्या करना है। ऐसे बहुत से सामाजिक अवेयरनेस की भी हम करते रहते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और मतदान के लिए भी लोगों को कहते हैं कि आप आइए। तो इस तरह की सामाजिक बुराइयों की तरफ भी समाज का ध्यान दिलाते रहते हैं कि हम इनको क्या करना चाहिए, कि आप अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।